हेलो दोस्तों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं और आज हम जियोग्राफी को देखेंगे यूपी की। ठीक है, अगर आप वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आप 1 मिनट रुक के नोट्स देख लीजिए, कितने बेहतरीन आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेजेस में डायग्राम का प्रयोग किया गया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लगभग 2 से 3 वीडियो आपकी इसके आएंगी और आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो की मैं कोशिश करूँगा जल्दी बताने के लिए, 10 से 15 मिनट ज़्यादा लेना की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात और कि PDF अगर आपको चाहिए इसकी तो PDF कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम से मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, यूपी PCS के लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित हो सकता है और सभी चीज़ों के सभी जो भी एग्जाम यूपी संबंधित हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब सबसे बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात करते हैं कि अगर हम ज्योग्राफी देख रहे हैं तो सबसे पहले इसकी स्थिति को देखना जरूरी है। ठीक है, ये आपका यूपी का प्यारा मैप है। ठीक है, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई देखें, ठीक है, तो 650 किलोमीटर की है। ठीक है, 650 किलोमीटर की है, मतलब ये ऐसी बात हो रही है। ठीक है, इस वैली अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, ऐसे देखें तो ये लगभग 240 किलोमीटर का है। ठीक है, मतलब एरिया जो कवर करता है 240 किलोमीटर का है। अक्षांश आपका यानी लेटीट्यूड आपका 33° नॉर्थ से लेके 30.24 नॉर्थ तक है। ठीक है, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड ये आपका 77 पॉइंट से लेके इस टू 84.3.8 इस तक है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात कर लें तो पूरा क्षेत्रफल इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के 7.33% का हिस्सा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ भौगोलिक स्थिति होगी जो कि उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति होगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब चलते हैं आगे, भूवैज्ञानिक संरचना को भी देख लेते हैं। मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बनी है ये। ठीक है, यानी सेडिमेंट्री रॉक से ये बनी हुई है जो यूपी के लैंड से, और वर्तमान भूभाग भारत में सबसे पुराने जो कि कौन सा गोंडवाना लैंड था। ठीक है, ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इसे, पेंजिया, पैंथलासा, गोंडवाना, ये सब अच्छे से हम कवर करेंगे। ठीक है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है। ठीक है, वो उसको हम ज्योग्राफी में देखेंगे बाद में। अब बात करें उत्तर प्रदेश की चट्टान की जो प्रणालियाँ हैं वो कौन कौन सी कैसी कैसी हैं। देखिए, पहली बात करें तो चतुर्धर काल यानी क्वांटरी पीरियड की भाभर, तराई और जलोढ़ तलछट का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं बुंदेलखंड ग्रेनाइट नीच की बात करें तो ये आर्कियन युग की प्रतीत होती हैं, और ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्सपार और अभ्रक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं तृतीय काल की बात करें ट्रेडी पीरियड की, तो यहाँ पर हिमालय का उत्थान और अवसाद के निक्षेपण आपको देखने को मिलते हैं, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। विंध्य चट्टान प्रणाली की बात करें यानी विंध्यान युग की सिस्टम की, तो ये प्रोटोजोइक युग का माना जाता है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज भंडार मिलते हैं जैसे कि ललित पराला आपका क्षेत्र हो गया। ठीक है, और भी हम देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे इमेज में आपको और बेहतरीन चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, देखो ये है हिमालय। ठीक है, हिमालय है, हिमालय के जैसे नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आएंगे तो ये आपको ढलान वाली क्षेत्र मिलेगा, यानी यहाँ पर पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे आपको, तो इसको हम भाभर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभर कहते हैं। और अगर उससे और नीचे आएंगे तो वो हो जाएगा तराई वाला क्षेत्र। तराई वाले क्षेत्र कैसा होता है? नमी होती है, नमी होती है और दलदली भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हिमालय है आपका, ये आपका पहाड़ हो गए, रॉक्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे वैसे जैसे यहाँ पर ईंट कंकड़ पत्थर मिलते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का इलाका, ठीक है, वहाँ पे नदियों के आसपास का इलाका पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं, ढलान होता है, तो वो भावर हो गया। और उसके नीचे आएंगे तो वहाँ तराई आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ आपको पेड़ पौधे देखने को थोड़े बहुत मिल जाते हैं। फिर और उससे नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको गंगा का मैदान देखने को मिलता है, जो कि क्या है? ये है समतल जलोढ़। ठीक है, समतल जलोढ़ है ये,
यानी यहाँ पे आपको पौधे मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी और यहाँ पे रहने के लिए आवासीय घर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है दक्षिण का पठार यानी साउथ का प्लेटू, साउथ प्लेटू। तो ये एक्चुअली में प्राचीन जो चट्टानें हैं यानी रॉक्स है उनसे ये निर्मित है। आई होप आप लोगों को भौतिक जो संरचना है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, किससे कहाँ से हिमालय निकलता है, कहाँ किसको भाबर कहते हैं, किसको तराई कहते हैं, किसको गंगा का मैदान और कौन सा पठार का भाग होता है। ठीक है, फिर भौतिक संरचना असल में ज़मीन कैसे दिखती है तो आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, कि हिमालय ऐसा दिखेगा, जहाँ कंकड़ पत्थर होंगे वो आपको भाबर वाला क्षेत्र, फिर तराई में थोड़ा हरे पौधे मिल जाएंगे, गंगा का मैदान और फिर यहाँ पे पठार। अब थोड़ा और भी विजुअलाइजेशन के साथ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हिमालय। ठीक है, यहाँ पे आपका कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है तो ये भाबर जानते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और थोड़ा बहुत पानी भी देखने को मिलेगा जो कि तराई का प्रदेश हो जाएगा। और फिर अगर इससे और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको ज़मीन, पेड़ पौधे, घर वगैरह मिलेंगे तो ये आपका खादर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगर आगे जाएंगे तो ये आपका ये पठार वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब अंतर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, अंतर समझ गए होंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो भाबर और तराई क्षेत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो स्थिति की बात करें तो हिमालय के ये तलहटी में संकीर्ण क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, भाबर मिलता है। वहीं अगर हम तराई की बात करें तो तराई भाबर के ठीक दक्षिणी बिंदु में देखने को मिलता है। यानी जैसे यहाँ पे कंकड़, यहाँ पे पत्थर हैं, यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे, इस साइड नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको तराई का क्षेत्र मिलेगा। मृदा की बात कर लें यानी सोयल की, तो भाबर में छिद्रपूर्ण और चट्टानी यहाँ पे देखने को मृदा मिल सकती हैं। ठीक है, वहीं अगर तराई की बात कर लें तो इसमें उपजाऊ, जलोढ़, आर्द्र भूमि, दलदल और घने वन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रखा है इसमें। ठीक है, वहीं अगर जिले की बात कर लें, ठीक है, भाबर में, तो बिजनौर, लखीमपुर, पीलीभीत आदि में आपको ये वाले जो इलाके हैं ये भाबर प्रदेश के देखने को मिल जाते हैं। वहीं तराई की बात करें तो सहारनपुर से लेकर जो लखीमपुर खीरी तक का जो क्षेत्र है वो आपका तराई क्षेत्र में आता है। यहाँ पर अक्सर आपको बाढ़ वगैरह न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलती है जब जुलाई और अगस्त में बारिश होती है। ठीक है, तो ये आपका पानी वाला इलाका है यानी तराई वाला क्षेत्र है। इसमें आपका श्रावस्ती, बहराइच से लेकर लखीमपुर, नानपारा ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और वहाँ तक ऊपर वाली जो पट्टी है वो जैसे कि यहाँ पर मैप में देखिए, ये यहाँ मैप थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, हाँ दिख रहा है, विजुअल है। ठीक है, तो ये रहा आपका लखीमपुर, ये रहा बहराइच, ठीक है, ये रहा श्रावस्ती, ठीक है, बलरामपुर, और ये ऐसे लेके यहाँ तक सहारनपुर में जो ये वाली पट्टी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक जल्दी जल्दी वीडियो आए और थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हैं तो। एनीवे, चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैदानी और पठारी भाग में देखें तो गंगा जो का मैदान जो है, ठीक है, तो गंगा का मैदान में गंगा और यमुना आपको जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित यहाँ पे देखने को मिलती हैं, यानी एलुवियल डिपॉजिट से देखने को मिलेंगी। गंगा और यमुना की जो यहाँ पर उगती हैं दो आप, ठीक है, दो आप का मतलब क्या है, यानी दो नदियों के बीच सबसे उपजाऊ भूमि को दो आप कहते हैं। शायद आप लोगों को अभी तक ना पता रहा हो, आपने सुना जरूर होगा, लेकिन दो आप का मतलब क्या होता है, जो दो नदियों के बीच का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो। सपोज दैट ये आपकी नदियाँ जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी जा रही हैं, तो जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो सबसे उपजाऊ ज़मीन होगी वो आपको मानी जाएगी। ठीक है, दो आप कहते हैं। एनीवे, तो उसके बाद बांगर की बात करें, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं। हाँ, तो बांगर की बात करें तो बांगर क्या है, पुराने जो जलोढ़ होते हैं उनका मैदान को बांगर कहते हैं। खादर से आपका नए जलोढ़ के जो मैदान है उसे खादर कहते हैं। रही बात याद कैसे करेंगे, तो बी से बांगर, ठीक है, बांगर यानी ओल्ड यानी बुजुर्ग, ठीक है, और के से खादर से यानी न्यू, ठीक है, तो नया। बा से बुजुर्ग होता है, ठीक है, बा से बुजुर्ग, और खादर, ठीक है, के तो नया, ठीक है, न्यू से नया। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब बात करें दक्षिणी पठार के क्षेत्र की यानी साउथर्न प्लेटू की, तो ये बुंदेलखंड के पठार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीन इसका जो जीनियस यानी नीच चट्टानों से ये निर्मित है।
अब बात करें त्रिवेणी संगम जो कि प्रयागराज में है, ठीक है। यहाँ पे आपस में 3 नदियों का संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है, ठीक है। लेकिन जो सरस्वती रिवर है यहाँ पे वो अदृश्य होती है, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। अपवाह तंत्र देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की अपवाह तंत्र, ठीक है। लैंड फॉर्म, रॉक इन नेचर, वाटर अवेलेबिलिटी और स्लोप, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, चट्टानों की प्रकृति, जलप्रवाहिता, भू आकृति और ढलान। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो उद्गम इसका गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड है वहाँ से होता है। ये यूपी में एंट्री कहाँ करती है तो बिजनौर शहर के निकट में नरोरा में करती है, ठीक है। नरोर ऐसा कुछ नाम है आई थिंक, ठीक है। तो मुख्यतः आप बिजनौर याद रखेंगे। प्रवाह की बात करें, फ्लो से कहाँ है तो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की इसके प्रवाह आपको देखने को मिलता है। विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर गुजरती है और फिर बाद में जाके बिहार के चौसा में, ठीक है, वहाँ पे मिल जाती है, मतलब मिल के एंटर करती है बिहार में, ठीक है। 28 जिलों से बहती हुई फिर ये बिहार में एंट्री करती है और बिहार में बक्सर में एक स्थान है चौसा, तो वहाँ पे जाके ये फिर बिहार में एंट्री होती है, ठीक है। और यहीं पे चौसा का जो युद्ध हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, तो ये आपकी गंगा रिवर है, ठीक है। ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और वरुणा नदी इसकी लेफ्ट बैंक में चलती हैं, मतलब बहती हैं। वहीं अगर हम दाहिने की बात करें तो यहाँ पर यमुना, सोन और कर्मनाशा, ठीक है, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। यमुना की बात करें तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से उद्गम होती है और पटना के पास जाकर मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? पटना के पास। वहीं अगर कर्मनाशा की बात करें तो ये कैमूर की पहाड़ियों से होकर यूपी बिहार को सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ गंगा नदी का फ्लो चार्ट था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब रही बात इसको हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। गंगा नदी में मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके लिए ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, ठीक है। यशोदा है उनको कैसा चाहिए? राम भगवान जैसा उनको कंगन चाहिए, ठीक है। बस आपको ये याद करना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए या से आपको एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ एक सेकेंड। तो या से यमुना, ठीक है, सो से सोन, दा से दामोदर, तो यशोदा से 3 नदियाँ आपकी हो गई, यमुना, सोन, दामोदर, ठीक है। यशोदा को, का से आपका कोशी हो जाएगा, ठीक है। राम, तो रा से रामगंगा, माँ से महानदी, ठीक है। और यहाँ पे फिर शाह से आपका शारदा रिवर हो जाएगा, जिसको काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंगन चाहिए, ठीक है, तो का से करनाली, गन से गंडक, ठीक है। तो ये आपकी कुछ याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए दिया गया है। आई होप आप लोगों को अब दोबारा भूलेंगे नहीं, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब बाएं तट की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गोमती, ठीक है, इसका उद्गम पीलीभीत के निकट गोमत ताल से होता है, जिसको फुलहर झील के नाम से भी जानते हैं। विशेषता क्या है? ये मैदानों से निकलती है, ठीक है, मैदानों से होती हुई निकलती है। सहायक रूप में देखें तो शाई और सरयन जो कि गाजीपुर के पास गंगा में ये जाके विलय हो जाती है, ठीक है। फिर घाघरा नदी की बात करें जो कि काफ़ी विस्तृत है उत्तर प्रदेश में, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है और मानसरोवर झील से ये होते हुए चलती है। सहायक नदियों की बात करें तो सरयू, राप्ती और शारदा इसकी सहायक नदियों में से आती हैं, ठीक है। फिर रामगंगा और गंडक की बात करें तो रामगंगा दूधातोली पहाड़ी से होती है जो कि उत्तराखंड में है। बिजनौर के कालगढ़ से मैदान से प्रवेश करती है, ठीक है। गंडक तिब्बत से महाराजगंज से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये हमने सब देखा जितनी नदियाँ थीं, ठीक है। तो कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको डिटेलिंग दी गई है ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बंदरपुष्ट जो कि यमुनोत्री से उद्गम होती है, ठीक है। यमुना के बाएं तट की ओर नदियाँ हिंडन नदी जो कि नोएडा के पास मिलती है, ठीक है। बरुणा, सोंगार और रिहन नदी ये सभी यहाँ पे है। अब बात करें विंध्य पर्वत से, ठीक है, तो चंबल विंध्य पर्वत के इटावा के पास संगम है,
ठीक है। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य देखने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वहीं बेतवा की बात करें, केन बेतवा की, यानी बिंद से हमीरपुर के पास ये संगम में मिलती है। सिंध की बात करें तो ये नरोरा के पास, ठीक है, संगम में मिलती है। केन की बात करें तो ये कैमूर से बांधा चिल्ला गांव के पास संगम में जाके मिलती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिलती है यमुना नदी की जो सहायक नदी हैं उनको हमने बता दिया। अब देखते हैं प्रमुख नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा नदी के सामने, मतलब गंगा नदी के पास में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इनमें से कौन से नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ये गंगा के किनारे की बात करें तो यूपी में गढ़मुक्तेश्वर, फतेहगढ़, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया जैसे शहर आपको देखने को मिलते हैं गंगा रिवर के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है, स्टार मार्क करेंगे इसको यहाँ पे, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। बागपत, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज में ये मिलता है, यानी गंगा और यमुना प्रयागराज में जाके मिलती हैं, ठीक है। प्रयागराज वह स्थान है जहाँ ये दोनों नदियाँ, महानदियाँ आपस में मिल जाती हैं, फिर आगे गमन करती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अन्य कुछ शहर देखते हैं। गोमती एक्चुअली में लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर के पास है गोमती रिवर। सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी अयोध्या से होकर गुजरती है। राप्ती को गोरखपुर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसी को घाघर कहते हैं, फिर बाद में जाके इसका नाम राप्ती हो जाता है। बेतवा की बात करें तो ये हमीरपुर से होकर गुजरती है। रामगंगा तो मुरादाबाद से, ठीक है, और यहीं पे गढ़मुक्तेश्वर भी है। हिंडन की बात करें तो ये गाजियाबाद से होकर गुजरती है। और शाही नदी तो ये प्रतापगढ़ जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इसकी 2 पार्ट आई थिंक और आएंगे, और आपका पूरा ज्योग्राफी यूपी स्पेशल में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आने वाले टाइम में हम यूपी पीसीएस की मेंस की प्रिपरेशन भी होने वाली है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कहाँ से लेना है, टेलीग्राम से लेना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे पता आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।